नमस्कार सभी को। मैं नंदिनी सिंह हाजिर हूँ आप सबके बीच में फिर से अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास को लेकर। तो डिस्कस करते हैं 15 नवंबर के करंट अफेयर और देखते हैं क्या है खास आज की क्लास में आपके लिए। लास्ट में रिवीजन की क्लास है, यानी जो हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे। और टेलीग्राम के लिंक पर जैसा कि आप सबको मैं डेली बताती रहती हूँ कि हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो पीडीएफ है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं क्या क्या है आज की न्यूज़ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे डेज के बारे में। तो आदिवासी गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो मैं बता दूं। बिरसा मुंडा के बारे में हम सब ने बहुत अच्छे से सुना होगा। जो आधुनिक बिहार है और आधुनिक झारखंड है उस हिस्से में आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे, मुंडा जनजाति के थे। और इन्होंने अंग्रेजों के टाइम में आदिवासियों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से। तो उनकी याद में ही उनका जो जन्म दिवस होता है वो 15 नवंबर को होता है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। आई होप कि देखो, बिरसा मुंडा जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म होता है। मुंडा जनजाति से संबंधित थे, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। और 19वीं शताब्दी के अंत में जो बंगाल प्रेसिडेंसी वाला एरिया रहता है वहां पर ही अंग्रेजों से लोहा लेते हैं अपने जनजातीय जो उनके भाई बंधु हैं उनको बचाने के लिए। आइए नेक्स्ट बात करेंगे झारखंड के स्थापना दिवस के बारे में, क्योंकि झारखंड एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया था 15 नवंबर के दिन सन 2000 में। सन 2000 में 15 नवंबर के दिन ही बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड बनाया गया था, जो स्पेशली जनजातीय आंदोलन का एक हिस्सा रहा है। तो 15 नवंबर के दिन हम जो झारखंड है उसका फाउंडेशन डे भी मनाते हैं, हम सबको पता होना चाहिए। जो झारखंड का एरिया है अधिकतर आप देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार आपको देखने को मिलेगा। और जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। नवजात शिशु दिवस सप्ताह मनाया जाता है 15 से 21 नवंबर के बीच में। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं उनके जन्म से 28 दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है। और देखा गया है कि अधिकतर 75% से ज्यादा जो नवजात शिशु है उनकी मृत्यु 28 दिन के भीतर भीतर हो जाती है। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये वीक मनाया जाता है, न्यू बॉर्न बेबी डे या वीक के रूप में, जो हम मनाते हैं 15 से 21 नवंबर के बीच में। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कुछ दिन न्यूज में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूज है वो ब्रिटेन से रिलेटेड है। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के जो नए विदेश मंत्री हैं ये पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनका नाम है डेविड कैमरन। क्या नाम है? डेविड कैमरन। अच्छा, जैसा कि हम सबको पता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक जी हैं। ऋषि सुनक जी ने इन्हें नया विदेश मंत्री बनाया है। क्यों बनाया गया है उसके पीछे की स्टोरी थोड़ी सी जान लेते हैं। तो देखो, वहां पर जो गृह मंत्री थी ब्रिटेन में, उनका नाम था सुवेला ब्रेवरमैन, है ना। तो इनको इनके पद से हटा दिया गया है। पद से क्यों हटा दिया गया था? पद से इसलिए हटाया दिया गया था क्योंकि इन्होंने भारत के खिलाफ, या भारत के जो प्रवासी वहां जाकर बसते हैं ब्रिटेन में, उनके लिए गलत जो वाक्य है उसका प्रयोग किया था, गलत शब्दों का प्रयोग किया था। इससे भारत की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। तो इन सब बातों को सीरियसली लेते हुए ऋषि सुनक ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था। और इसके बाद जेम्स क्लेवरली को गृह मंत्री बना दिया गया है ब्रिटेन का, और साथ में विदेश मंत्री बना दिया गया है डेविड कैमरन को, जो पहले रह चुके हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। इस बात को समझ लेना है। ओके। 2005 से लेकर 2016 तक इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में भी भूमिका निभाई। 2023 में संयुक्त अरब इस्लामिक असाधारण शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखो, ये जो 2023 का शिखर सम्मेलन हो रहा है ये हो रहा है सऊदी अरब में। इसके पीछे का जो बेस है, ये किस बात पर चर्चा की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। तो जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर और उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए ये जो सम्मेलन हुआ है, और स्पेशली बात इसी युद्ध पर करी गई है, फिलिस्तीन नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के ऊपर बात करी।
देखो, उच्चतम न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद वहां न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या हो गई है। यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां पर 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई है और अब संख्या पूछी जा रही है कि न्यूनतम संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होने चाहिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश होने चाहिए। और साथ में ये भी हमें पता होना चाहिए कि इन 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। यानी जो अधिकतम संख्या है, यानी जितने रिक्त पद थे वो सारे भर दिए। दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, ठीक है, तो उनको उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया है। साथ में ही राजस्थान और गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ऑगस्टीन जॉर्ज मसी और संदीप मेहता। इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। देखो, सर्वोच्च न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा लंबी है, ठीक है। तो इससे निपटने के लिए ही वहां पर न्यायाधीशों की संख्या के ऊपर डीवाई चंद्रचूड़ जी लगातार काम कर रहे थे। साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ 2023 के बारे में अगर बात की जाए तो 2023 में ही 47,135 मामले स्थापित हुए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 46,193 मामलों को निपटाया जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो भारत और एडीबी ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने मूल्य का समझौता किया है। तो ये जो समझौता किया गया है वो $400 मिलियन का समझौता किया गया है। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में ये समझौता हुआ है, जिसमें जो भारत के शहर हैं उनमें जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार करने के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस दिया गया है, किसे दिया गया है ये पूछा जा रहा है। ये दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी और सैटेलाइट इंटरनेट के रूप में जो जो भारत है उसमें स्पेशली जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं उसकी स्पीड है बढ़ाने का काम करेंगी। और ये जो लाइसेंस दिया गया है ये जियो और वन वेब को दिया गया है, जियो और वन वेब को दिया गया, बात को याद रख लेंगे। व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना के बारे में मैं बता दूं पहले आपको। इस योजना का नाम है पीएम किसान भाई, ठीक है। इस योजना के तहत सरकार का ये मोटिव है कि जो सीमांत किसान है, जो छोटे किसान है, जो अनपढ़ किसान है, उनकी उपज को किस तरीके से सही दाम पर मार्केट में बेचा जाए और एक बिचौलिए के रूप में जो व्यापारी काम करते हैं उन व्यापारियों को हटा दिया जाए बीच से। क्योंकि व्यापारी कन्विंस करते हैं किसानों को कम दाम पर अनाज बेचने के लिए, जो उनकी उपज है उसको बेचने के लिए, साथ में ही उसके लिए टाइम पीरियड भी डिसाइड कर देते हैं 2 से 3 महीने के बीच में। इससे किसान को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। तो ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था से निपटने के लिए पीएम किसान भाई योजना लेकर आई है। आइए बात करेंगे पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ किस दिवस पर किया जा रहा है। तो अभी हमने बिरसा मुंडा की जन्म दिन के अवसर पर स्टार्ट किया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस के बारे में पढ़ा। तो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें 28,000 से 28 लाख से ज्यादा जो आदिवासी लोग हैं उनके विकास की गाथाएं कही जाएंगी। सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में उसको नाटक, कविताओं, कहानियों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, भाषण के माध्यम से बताने की कोशिश करी जाएगी। और भारत के 18 राज्यों में और साथ में जो हमारे यूटीज हैं वहां पर इस संकल्प यात्रा लेकर जाई जाएगी। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो मेन मोटिव है वो सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित करना है। और साथ में आप इसका पॉलिटिकल पक्ष भी देख सकते हैं, क्योंकि मई में अभी हमारा जो लोकसभा है उसका चुनाव होने वाला है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के किस संस्करण की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले जो ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में बात हो रहा है, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत के नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहां पर भारत मंडपम है और भारत मंडपम में इस संस्करण का आयोजन किया जाएगा, इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। अब कौन सा संस्करण पूछा जा रहा है, तो ये एडिशन है 42 नंबर का, यानी कि 41 नंबर का एडिशन पिछली बार था। साथ में मैं आपको बता दूं कि 14 नवंबर से लेकर ये चलने वाला है 27 नवंबर तक, ठीक है। और स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ व्यापारियों के लिए होता है और उसके बाद जो है 19 नवंबर से आम जनता के लिए ये जो व्यापार मेला है वो खुल जाएगा। और अभी तक सिर्फ व्यापारियों के लिए, यानी कि 14 से लेकर 27 नवंबर तक सिर्फ व्यापारी ही जा सकते हैं इस ट्रेड फेयर में।
क्लियर। देखो, वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर इस एडिशन को लॉन्च किया गया है। साथ में मैंने आपको बता दिया कि 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। स्टार्टिंग में 14 से लेकर 19 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो व्यापारियों के लिए रहेगा और उसके बाद आम जनता के लिए खुल जाएगा। क्लियर। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें 13 देश दुनिया के, 25 भारत के राज्य और साथ में ही लगभग 3500 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। स्पेशली बिहार और केरला इसके पार्टनर राज्य हैं। और जो फोकस्ड स्टेट है वो कौन कौन से रहेंगे इस बार, तो जम्मू कश्मीर रहेगा, झारखंड रहेगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे सिडबी और जोकाटा के बारे में। तो सिडबी और जोकाटा द्वारा पेश जो एमएसएमईज आर्थिक गतिविधि सूचकांक है उसका क्या नाम है। तो देखो, एमएसएमईज भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भारत की आर्थिक समृद्धि की अगर मैं कहूँ कि रीढ़ की हड्डी है तो ये बात गलत नहीं होगी। साथ में ही भारत से जितना भी निर्यात होता है उसका 40% एमएसएमई से आता है। और भारत में जितना भी जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो वो 1/4 से ज्यादा परसेंटेज हमारे एमएसएमईज के आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सिडबी और जोकाटा के द्वारा एमएसएमईज आर्थिक गतिविधि सूचकांक पेश किया गया है, जो एमएसएमईज के ऊपर या एमएसएमईज किस तरीके से काम कर रही हैं इसके ऊपर डेटा पेश करने का काम करेगा। अच्छा, इस सूचकांक का नाम क्या है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है संपूर्ण। क्या नाम है? संपूर्ण। तो इस बात को याद रख लेंगे। पाब्लो पिकासो की वुमन विद द वॉच नीलामी में कितने मूल्य में बिकी है। तो पाब्लो पिकासो कौन है, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है। वर्ल्ड लेवल के फेमस चित्रकार हैं। ठीक है, इनकी पेंटिंग है जिसका नाम है वुमन विद द वॉच। ये पेंटिंग बेस्ड है इनकी प्रेमिका के ऊपर। ठीक है, उनको समर्पित है और इसकी नीलामी करी गई है और ये अभी तक इनकी दूसरी सबसे ज्यादा मूल्य की बिकने वाली पेंटिंग है ये, है ना। इस कितने में बिकी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 139 मिलियन डॉलर में, 139 मिलियन डॉलर में इसको बेचा गया है। और इनकी पहली जो पेंटिंग थी जो बिकी थी वो 179 मिलियन डॉलर में बिकी थी, जिसका नाम था लेस फेम्स डी अल्गर। ओके, बीकानेर वाला के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देखो, बीकानेर वाले के बारे में हम सबको अच्छे से पता है, ब्रांड है जहाँ पर मिठाइयाँ नमकीन मिलती है। तो इसके संस्थापक रहे हैं, इसके अध्यक्ष रहे हैं और इनका निधन हो गया है 86 साल की उम्र में। इनका नाम पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है लाला केदारनाथ अग्रवाल। लाला केदारनाथ अग्रवाल जी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1905 में जो राजस्थान का बीकानेर है वहां पर बीकानेर नमकीन भंडार के नाम से ये जो ब्रांड है वो स्थापित किया गया था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सत्यनारायण अग्रवाल हैं और केदारनाथ अग्रवाल, ये दो भाई दिल्ली आए और इन्होंने धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट किया। भुजिया बेचने का काम किया था, जो मिठाइयाँ थी उसको बेचने का काम किया था। और धीरे धीरे मेहनत करते करते ये आज फेमस ब्रांड के रूप में हम पूरी दुनिया में जानते हैं बीकानेर वाले को। ओके, तो इसके जो फाउंडर थे उनका निधन हो गया है, जिनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा। तो विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद 14 नवंबर को बाल दिवस हमने मनाया। भारत में बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था मधुमेह दिवस का वो क्या था, तो एक्सेस टू डायबिटीज केयर। फिर उसके बाद 14 से 20 नवंबर के बीच में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का जो 33वां सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो देखो, ये जो 33वां सम्मेलन है स्पेशली जो दुग्ध डेयरी उत्पाद है ना, और साथ में उसके विकास के ऊपर ये सम्मेलन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो ये भारत में किया गया है, इस बात को समझ लेंगे। एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पंकज त्रिपाठी जी को, ये एक एक्टर है और इनको नियुक्त किया गया है एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु उत्तराखंड सरकार ने किसके नेतृत्व में समिति गठित की है। तो देखो, जो उत्तराखंड है वहां पर समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा। इसके ऊपर 5 जजों की एक कमेटी बनी थी और एक अध्यक्ष थी जिनका नाम है जस्टिस रंजना देसाई, है ना। ये भी तो इनके अंडर में ही 5 जजों की एक टीम बनी थी, एक पीठ बनी थी जिसने अपने सारे डिसीजन ले लिए हैं और स्पेशली उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्पेशल सेशन लाया जाएगा
इस समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो जस्टिस रंजना देसाई जी कर रही हैं। क्या आपको पता है कि अभी अगस्त 2023 की ही बात है, केरला ने समान नागरिक संहिता को विधेयक पास करके पूरी तरीके से नामंजूर कर दिया था, है ना? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रियर एडमिरल राजेश धनखड़ ने किस भारतीय बेड़े की कमान संभाली है? तो राजेश धनखड़ के द्वारा पूर्वी बेड़े की कमान संभाली गई है, यानी कि जो विशाखापट्टनम वाला एरिया है वहां के बारे में बात हो रही है। इसी हॉल ऑफ फेम में कितने क्रिकेट दिग्गजों को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल जिनको किया गया है उनकी संख्या है 3, जिसमें से 2 भारत से बिलोंग करते हैं और 1 श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। अयोध्या में कितने दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है, जैसा कि हम सबको पता है। 7वां संस्करण अभी मनाया गया है, 2017 से ही ये हम संस्करण मना रहे हैं दीपोत्सव का अयोध्या में। तो 22 लाख दिए जलाए गए और एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है सबसे ज्यादा एक ही दिन में दिए जलाने का। और ये जो दियों की संख्या है इसकी गिनती कैसे करी गई है? तो इसके लिए ड्रोन लगाए गए थे और ड्रोन के माध्यम से ही ये गिनती करी गई थी। ओके, तो 22 लाख दिए जलाए गए हैं। आईसीसी ने सरकारी हस्तक्षेप पर किस क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित की है? तो देखो, आईसीसी ने सरकारी हस्तक्षेप पर जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी सदस्यता निलंबित कर दी है। उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है श्रीलंका। और इसके पहले आईसीसी ने केन्या की जो क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता है उसको निलंबित कर दिया था। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि लगातार जब कोई देश क्रिकेट खेल रहा होता है और उसमें खराब प्रदर्शन कर रहा होता है तो उसकी वजह से आईसीसी के द्वारा ऐसा कदम उठाया जाता है। इस बात को समझ लेंगे। अबंडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी अवार्ड्स 2024 की किस श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत की श्रेणी में नामांकित किया गया है। और ये जो गीत है इसको लिखा गया है और किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस गीत को लिखा गया है और नरेंद्र मोदी जी के भाषणों से प्रभावित है ये गीत, है ना? तो ये सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत में चुना गया है ग्रैमी अवार्ड्स के लिए 2024 के लिए। ओके, नागालैंड के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो नागालैंड में ये राज्यपाल के पद पर काम कर रहे थे, 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका नाम है पीवी आचार्य और इनका निधन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में इनका निधन हो गया है। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।